नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फेयरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने एक शॉर्ट वीडियो में देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट सेफ्टी मैनेजमेंट के 6 स्टेप थे। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा पूरा डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट आप जानते ही हैं, कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज करना काफ़ी टफ काम है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्टर चाहता है कैसे ज़्यादा ज़्यादा पैसा बच पाए। इसके लिए वो हर एक चीज़ बाईपास करना चाहता है जो कि उसको प्रॉफिट दे। तो कई जगहों पे सेफ्टी भी उस तरीके से नहीं कर पाता है और जिसके चलते साइट पे एक्सीडेंट होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर को कैसे मैनेज करें? कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज करना तो एक टफ काम है ही, बट एक सिस्टमेटिक हमारे पास अप्रोच हो तो हम आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं और रिस्क को कम कर सकते हैं। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट के 6 स्टेप होते हैं। ऐसे ये कंपनी टू कंपनी या अलग अलग प्रोसीजर हो सकते हैं। ये 6 स्टेप की जगह पे 7 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। बट आपको एक बात ध्यान देना होगा कि कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो PDCA साइकिल के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि प्लान डू चेक एक्ट। अगर इसके ऊपर बेस्ड नहीं है तो यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट नहीं होगा और वो एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो ये जो मैंने 6 स्टेप सजेस्ट कर रहा हूँ, ये एक PDCA साइकिल पे बेस्ड है, जिसमें हम लोग प्लान से लेके और चेक एक्ट सारा चीज़ है उसमें इंक्लूड है। तो कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट के 6 स्टेप मैंने बताए थे। कॉन्ट्रैक्टर प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग जब हायर करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें चेक करते हैं कि वो उस लायक है कि नहीं है। इसको हम लोग डिटेल्स में आगे देखने वाले हैं। और साथ में प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बिड पैकेज, यानी कि उसको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट देना है, क्या काम करवाना है, उसमें क्या टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए, वो सारा चीज़ें इंक्लूड होना चाहिए वो एक बिड पैकेज में, एक डॉक्यूमेंट में, ताकि जब वो साइन करे तो उसका वो लीगल ऑब्लिगेशन हो जाए कि उसको पालन करना है। अदरवाइज जो है हम एक्शन ले सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं होता है, उसमें सारे टर्म एंड कंडीशन हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो बाद में हम उसको फोर्स भी नहीं कर सकते हैं और किस बेस पे ऑडिट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है बिड पैकेज में आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट जो है प्रोसेस फॉर अवार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हम किस तरह से उनको कॉन्ट्रैक्ट देंगे। और जो 4th स्टेप है वो है आपका सेफ्टी ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्टर आ गया साइट पे, उसके वर्करों को इंडक्शन देने पड़ेगा, अपने कंपनी के बारे में बताना पड़ेगा, वहाँ के सेफ्टी प्रोसीजर्स के बारे में बताने पड़ेंगे और साथ में उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी अगर जॉब के रिलेटेड रिक्वायर्ड है या साइट के रिलेटेड रिक्वायर्ड है तो उसको भी हमको देना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग 4th स्टेप में यही करने वाले हैं। और उसके बाद जो है 6 स्टेप, उसके बाद 5th स्टेप, यानी कि मॉनिटरिंग कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी परफॉर्मेंस थ्रू द सेफ्टी फील्ड ऑडिट, यानी कि जब वो काम करेगा तो हमें ऑडिट करना पड़ेगा कि कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, यानी कि जिस नियम और शर्त के अनुसार हमने काम दिया था वो काम वो उस तरीके से कर रहा है कि नहीं, इसके लिए हम लोग ऑडिट करेंगे। और ऑडिट करने के बाद जब एंड में जब काम ख़त्म होगा तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, यानी कि वो कितना अच्छा परफॉर्म किया, जो हमने सोच के दिया था कॉन्ट्रैक्ट, क्या उसके अनुसार वो सही काम किया, उसकी रेटिंग क्या है, और उसको रेटिंग निकालेंगे। अगर रेटिंग में अच्छा पाया जाता है देन अगेन वी विल गिव कॉन्ट्रैक्ट टू देम। अगर उसकी रेटिंग अच्छी नहीं होगी तो हम लोग उसको फिर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, यानी कि उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो इस तरीके से इसका 6 स्टेप था। तो आइए एक एक करके सारे स्टेप को हम लोग अच्छे से जानते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है प्रोसेस फॉर द प्री क्वालिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, ये कई जगह पे इसको सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर भी बोलते हैं। तो ये कंपनी टू कंपनी सिस्टम अलग अलग होता है। कई जगह पे क्या करते हैं कि अगर हमारा काम है तो हम कॉन्ट्रैक्टर को उनका कॉम्पिटेंसी देख के उसको हम लोग अप्रूव कर देते हैं और उसको अप्रूव लिस्ट में रख देते हैं। तो फिर जब भी काम होगा तो हमें बार बार उसकी प्री क्वालिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। एक बार अप्रूव हो गया यानी कि वो कंटिन्यू काम लेता रहेगा, करता रहेगा। कई बार हमें एक पहली बार ही कॉन्ट्रैक्टर को लाना पड़ता है तो उसको वहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं और वहाँ पे इसका जस्ट नाम चेंज हो जाता है और कुछ नहीं। या चाहे तो आप इस तरीके से भी उसको, तो ये कंपनी किस तरह का मैनेजमेंट है, वहाँ पे किस तरह का सिस्टम बनाया है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जब आप प्री क्वालिफिकेशन, तो जब आप कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करने जाओगे तो आपको एक क्वेश्चनेयर तैयार करना पड़ेगा।
तभी तो आप उस सारे क्वेश्चंस को पूछोगे। अगर रिप्लाई सबका यस में है, मतलब आपके अकॉर्डिंग है, तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट दोगे, और अगर नहीं है तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दोगे। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि क्या चेक करते हैं प्री क्वालिफिकेशन में, यानी कि सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जब करते हैं तो एक फॉर्म है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको क्लैरिटी मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें उससे में होनी चाहिए। जैसे उस कंपनी का नाम, उसका पोस्टल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन, है ना, और साथ में की रोल्स, मैनेजर कितने हैं, जॉब सुपरवाइज़र कितने हैं, सेफ्टी सुपरवाइज़र कितने हैं, एम्प्लॉय स्किल्ड हैं कि नहीं है, कितने हैं, एम्प्लॉयज़ अनस्किल्ड कितने हैं उसके पास, नंबर ऑफ़ फैटेलिटी कितनी हुई पिछले सालों में, और साथ में नंबर ऑफ़ LTI कितने हुए हैं, लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट केस कितने हुए हैं, नेचर ऑफ साइट प्रोजेक्ट किस तरह का किया, साथ में एम्प्लॉई आवर्स वर्क फॉर 12 मंथ, कितने घंटे काम कराया पिछले साल में, और डिसेबल इंजरी कोई हुई क्या, नियर मिस हिट इंसिडेंट कोई हुआ क्या, या इंसिडेंट कॉजिंग प्रॉपर्टी डैमेज ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट कुछ हुआ क्या, या इलनेस कॉज्ड बाय द वर्कप्लेस फैक्टर कुछ हुआ क्या, और नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट कितने हुए। ये सारा चीज़ जो है हम उनसे लेंगे, ताकि जो है हम उनको हम उनके डिटेल्स को चेक कर पाएँ। और उसके साथ साथ जो है किसी तरह का रिकॉग्निशन मिला है क्या, यानी कि कोई अचीवमेंट है तो वो बताओ, किसी तरह का सर्टिफिकेशन कंपनी को मिला है क्या, लाइक ओसा 18,000 या आजकल अब 45,001 हो गया है, कोई अवार्ड मिला है क्या अच्छा काम करने के लिए। ये सारा चीज़ हम उनको यहाँ इस फॉर्म में फिलअप करवाएंगे, ताकि हमको सिलेक्शन में ईजी हो जाए। अब बात आ गई प्रश्न किस तरह के पूछे जाएंगे, क्वेश्चन किस तरह के होंगे। तो जैसे क्या उनके पास कोई पॉलिसी है, पॉलिसी सेक्शन में देखेंगे कि डज़ योर ऑर्गेनाइजेशन हैव रिटन हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, यस और नो। अगर यस है तो अच्छी बात है, और उसको जो है अगर यस है तो उसका एविडेंस भी लेना है, केवल यस कर देने से नहीं होगा, एविडेंस लेना है। और उसके लिए अगर मैं एक स्कोरिंग की बात करूं तो आपको नंबर देना है, तो आप नंबर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जैसे इसका 3 नंबर एलोकेट किया गया है, तो इस तरह से हम लास्ट में हमको मालूम चल जाएगा कि हमने कितना नंबर एलोकेट किया था और कितना इन्होंने पाया। तो इससे क्या होगा कि हमें आइडिया लग जाएगा कि कितना, एक परसेंटेज सेट कर सकते हैं कि 70% अबव आएगा या 80% या 100 लाना है, तभी जाके उसको हम काम पे रख सकते हैं। उसके बाद डज योर ऑर्गेनाइजेशन हैव रिटन ट्रेनिंग पॉलिसी, डज योर ऑर्गेनाइजेशन हैव रिटन कार्डिनल रूल्स इंक्लूडिंग ड्रग एंड एल्कोहल पॉलिसी है क्या। साथ में ऑर्गेनाइजेशन हैव रिटन आर योर ऑर्गेनाइजेशन हैव रिटन एनवायरमेंटल पॉलिसी, आर दिस पॉलिसी इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉय इंडक्शन डॉक्यूमेंट। जब इंडक्शन होता है तो क्या उनको बताया जाता है क्या। प्रोवाइड एविडेंस बाई सप्लाइंग पॉलिसीज़ ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये सारे का एविडेंस डॉक्यूमेंट जो है उसमें अटैच करना है। और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में आते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बताई गई है क्या, सुपरवाइज़र की बताई गई है क्या, इसका एविडेंस भी देखना है। साथ में एम्प्लॉय की बताई गई है क्या, सब कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज़ का उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको इन्फॉर्म किया गया है, उनको समझाया गया है कि नहीं, तो इसका जो है एविडेंस दिखाना है। उसके बाद जो है इंडक्शन एंड ट्रेनिंग में आते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या कॉन्ट्रैक्टर के पास इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम है क्या, यस और नो। अगर है तो आपको उसका मॉड्यूल वगैरह दिखाना है। और उसके बाद जो है क्या इसका डज ऑर्गेनाइजेशन है प्रोसेस टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय इंडक्शन, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं क्या, और साथ में जो भी ट्रेनिंग होती है उसकी रिकॉर्ड मेंटेन होता है क्या। तो ये सारे चीज़ का एविडेंस देखेंगे और इसके अनुसार नंबर देंगे, और ये हमें हेल्प करेगा उनको सिलेक्शन में। साथ में क्या उनको PPE का सेफ वर्क प्रैक्टिस का ट्रेनिंग दी जाती है क्या, तो यस और नो में रिप्लाई देना है। और इंडक्शन ट्रेनिंग में भी देखना है कि क्वालिटी ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है, यानी कि क्या ऑल एलिमेंट ऑफ रिटन सेफ्टी प्लान प्रोग्राम उसमें इंक्लूड है क्या, मेथड ऑफ सेफ्टी सुपरविज़न इंक्लूड है क्या, टूल बॉक्स टॉक मीटिंग इंक्लूड है क्या, साथ में इमरजेंसी प्रोसीजर इंक्लूड होना चाहिए, फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ इंक्लूड होने चाहिए, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के तरीके इंक्लूड होने चाहिए, जॉब हैजार्ड एनालिसिस टेक्निक कैसे करना है वो भी इंडक्शन ट्रेनिंग में इंक्लूड होना चाहिए। फायर प्रिवेंशन प्रोटेक्शन भी होना चाहिए आपके साइट पे किस तरह का है, और साथ में न्यू वर्कर ओरिएंटेशन के बारे में बताना है। रिजोल्यूशन ऑफ सेफ्टी इशू, अगर कोई इशू होता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करें ये भी बताना है, और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वर्कर का उनको बताना है ताकि वो उसी अनुसार काम कर पाए। इन सब चीज़ों का
एविडेंस दिखाना है, यानी कि जो भी आपका मॉड्यूल है वो दिखाना है कि आप सब सारी चीज़ें ये करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर भी क्या होता है ना कि सारा काम तो खुद करता नहीं है, वो सब कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेता है। तो उसके लिए क्या हमें चेक करनी चाहिए, यानी कि उसके पास सिलेक्शन ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर का कोई प्रोसीजर है क्या। अगर है तो अच्छी बात है, क्योंकि वो एक सही तरीके से सेलेक्ट करेगा जैसे हम ये प्रोसीजर आपको बता रहे हैं। और उसके बाद HSA ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्टर वगैरह का होना चाहिए, उसको डिटरमाइन करने का प्रोसेस है क्या, और साथ में मॉनिटरिंग करने का प्रोसेस है क्या कि सब कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम कर रहा है, क्या उनका वो ऑडिट करता है। अगर ये सारा है तो आपको एविडेंस देना है ताकि आपकी कॉम्पिटेंसी सेट हो पाए। और उसके बाद जो है सब ग्रुप टोटल ये नंबर है। हेल्थ मॉनिटरिंग में क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर अपने वर्करों को हेल्थ मॉनिटरिंग करनी चाहिए, यानी कि अगर किसी तरह का हैज़ार्ड एक्सपोज हो रहा है वर्कर को तो उनकी हेल्थ मॉनिटरिंग वो करता है, यस और नो, और उसका एविडेंस भी देना है। अगर यस है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कितनी बार करता है, यानी कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में या 5 साल में, तो ये हमें टिक करना है। साथ में आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्टर का इंश्योरेंस भी चेक करना होता है, तो क्या उसके पास पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस है क्या, अगर है तो उसका एविडेंस दिखाना है। और साथ में प्रोफेशनल इंडिमिनिटी इंश्योरेंस भी दिखाना है और प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस भी हमें दिखाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर साइड में बहुत सारे व्हीकल भी लेके आएगा, तो इसके लिए हम लोग मोटर व्हीकल इंश्योरेंस वगैरह उसका चेक करेंगे कि है क्या, और साथ में लायबिलिटी इंश्योरेंस भी चेक करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्टर आएगा तो ऐसे तो आएगा नहीं, बहुत सारे प्लांट और इक्विपमेंट लेके आएगा, टूटे फूटे भी सामान लेके आएंगे, जो भी उसके पास होगा सब भर के लेके आएगा। तो अगर हम वो उसको ऐसे ही काम करना अलाउ कर दे तो क्या होगा, वो बहुत सारी चीज़ें गलत करेगा। कॉन्ट्रैक्टर तो चाहता ही है उसका टूल कोई रिजेक्ट ना हो, इसके लिए वो ख़राब टूल भी लेके आता है, सही टूल भी लेके आता है। तो हमें एज ए क्लाइंट हमें उसका इंस्पेक्शन करना है कि सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो इसके लिए अगर प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करें तो सारे जो भी प्लांट इक्विपमेंट आ रहे हैं वो सारे जो है सेफ्टी इक्विपमेंट उसके साथ फिटेड होनी चाहिए, मशीन गार्ड वगैरह जैसा कि जानते हैं उसमें होना चाहिए, और साथ में वो फिट होना चाहिए जिस पर्पस के लिए इसको यूज़ करना चाह रहे हैं उसके लिए। तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे उसको, और साथ में ये भी चेक करेंगे कि उसके सारे एम्प्लॉई उस इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए ट्रेंड है कि नहीं, और साथ में एम्प्लॉई के पास करेक्ट लाइसेंस होनी चाहिए, जैसे हाइड्रा चलाना है, क्रेन चलाना है तो उसकी वो लाइसेंस वगैरह है कि नहीं है चलाने के लिए, या उसकी कॉम्पिटेंसी है कि नहीं है, वो सारा चीज़ चेक करेंगे। अगर कोई 4 व्हीलर व्हीकल है लेके आ रहा है तो क्या उसके पास मोटर व्हीकल का लाइसेंस है कि नहीं है, और साथ में उस जो भी इक्विपमेंट है उसका पीरियोडिक इंस्पेक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कंपनी में कोई प्रोसीजर है, क्या चेक होता है, उसका कोई चेकलिस्ट मेंटेन करते हैं। और साथ में जितने भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स हैं इंडिया में, तो अगर उसको लेके आ रहा है उसका TPI होना चाहिए, यानी कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना चाहिए। और हमें सारे जितने भी लिफ्टिंग टूल्स टैकल्स हैं ना उनका ID नंबर से उसका TPI का जो सर्टिफिकेट है दोनों को मैच करा कर देखना चाहिए क्या मैच हो रहा है कि नहीं। इसके साथ साथ जो है हम लोग विजुअली भी चेक करना है कि कौन सा जो लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स हैं वो सही है, काम कर रहे हैं कि नहीं है, और अगर किसी तरह का चेंजेस चाहिए तो उसको हटा देना है। उसके बाद एक्सीडेंट इंसिडेंट मैनेजमेंट, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्सीडेंट इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो कैसे रिपोर्ट करे, तो कॉन्ट्रैक्टर के पास ये चेक करना है। उसके बाद जो है एक्सीडेंट होता है तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस भी चाहिए, तो वो चेक करना है कॉन्ट्रैक्टर के पास ये है कि नहीं है। और ये भी साथ में चेक करना है कि किसी एक्सीडेंट के चलते, किसी HSC ब्रीच के चलते कोई प्रोसिक्यूशन हुआ है, यानी कि उसके ऊपर कोई मुकदमा केस हुआ है क्या, ये सारा एविडेंस हमें चेक करना है। अब बात है कि PPE के, यानी कि क्या जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने एसेस किया है क्या कि कौन से काम के लिए कौन सा PPE चाहिए, यानी कि PPE मैट्रिक्स हम जनरली एविडेंस में देते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्टर अपने वर्करों को PPE देता है क्या, तो इसके लिए एविडेंस में रजिस्टर वगैरह या जो भी है देख सकते हैं। क्या कंपनी लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करता है क्या इन फील्ड ऑफ PPE, क्या इनके एम्प्लॉई ट्रेंड हैं PPE के करेक्ट यूज़ करने में, मेंटेनेंस में एंड स्टोरेज में, तो ये पॉइंट भी हमें चेक करनी है। अब ये जानते हैं कि क्या कंपनी के पास सेफ़ वर्क मेथड है क्या, प्रोसीजर्स हैं क्या कोई काम करने का, तो ये सारा चीज़ जो है हमें चेक करना है कि सेफ़ वर्क प्रोसीजर किसके किसके ऊपर होना चाहिए। तो फॉल प्रोटेक्शन के ऊपर, स्कैफ फोल्डिंग या वर्किंग प्लेटफॉर्म का उनके पास प्रोसीजर होनी चाहिए। और जनरली HSC मैनुअल अगर हम लेते हैं उनसे तो ये सारा चीज़ में होता है, तो उस तरह से वो एविडेंस दे सकता है।
साथ में फ्लोर वाल रूफ ओपनिंग गार्ड का प्रोसीजर है, मोबाइल इक्विपमेंट सेफ्टी का प्रोसीजर होना चाहिए, हाउस कीपिंग का, फायर प्रोटेक्शन का, इंजरी ट्रीटमेंट प्रोसीजर होना चाहिए, रेस्क्यू इवैक्यूएशन प्रोसीजर होनी चाहिए, हैज़ार्ड रिकॉग्निशन होनी चाहिए, और साथ में टॉक्सिक सब्सटेंसेस का, ट्रेंचिंग एंड एक्सकवेशन का, साइनेज एंड बैरिकेड्स फ्लैगिंग का, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का प्रोसीजर होना चाहिए, रिगिंग क्रेन सेफ्टी और कन्फाइंड स्पेस, वेल्डिंग या बर्निंग परमिट प्रोसीजर, सिंथेटिक फाइबर हैंडलिंग प्रोसीजर, लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर, मैनुअल हैंडलिंग, कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर, आई प्रोटेक्शन पीपीई, हियरिंग प्रोटेक्शन पीपीई, फूड प्रोटेक्शन पीपीई, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन पीपीई, ये सब का एक प्रोसीजर होना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि उसका स्कोप क्या है काम का। अगर ये सारा चीज़ें उसमें अप्लीकेबल नहीं है तो हम चाहे तो उसे नॉट अप्लीकेबल भी कर सकते हैं। केमिकल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का, हैंड प्रोटेक्शन पीपीई, अदर अगर कुछ है तो प्लीज़ एक्सप्लेन करना है, तो इसके ऊपर नंबर उनको देना है। और साथ में अगर इस तरह की लाइन पे अगर काम करना है, गैस लाइन पे, इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइन पे, वाटर लाइन पे, टेलीफोन्स या कोई एनी अदर है तो उसके प्रोसीजर हैं। हैज़ार्ड मैनेजमेंट यानी कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास या कॉन्ट्रैक्टर के पास सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल सिग्निफिकेंट हैज़ार्ड उसका प्रोसेस है क्या, हैज़ार्ड को रिकॉर्ड रिव्यू करने के लिए कोई प्रोसीजर है क्या। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस की तो ये भी होना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन हैव इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर, सर्टिफाइड फर्स्ट एडर होनी चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी है करें, और साथ में नंबर ऑफ फर्स्ट एडर भी देना है। ये होने के बाद आप देख रहे हैं टोटल 264 नंबर है, इसको 100% मानते हैं तो वो देखना है कि वो कितना स्कोर किया है। यहाँ पे ये पूरा नंबर मिला है तो 264 आया है। तो आपका कितना नंबर आता है जब आप असेसमेंट करते हो तो उसके अनुसार जो है उसका परसेंटेज निकल जाएगा। और कुछ अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी फिलअप करवाना है। कंडीशन जो है यानी कि जो आपकी कंपनी की जो क्लाइंट की पॉलिसी है वो सारा फुलफ़िल होना है, उसका सिग्नेचर साइन लेना है और फिर उसको इवैल्यूएशन करना है क्लाइंट के द्वारा, और प्री क्वालिफिकेशन नंबर यहाँ पे इसके परसेंटेज डालने हैं, और तब जाके आप कह सकते हैं कि यह वर्क के लिए अप्रूव्ड है, किस तरह काम के लिए इसको अप्रूवल दिया जा रहा है। क्योंकि काम के अनुसार भी अप्रूवल दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह काम होगा उस तरह का वहाँ सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। और यहाँ पे ऑथराइजेशन, और ये आप ध्यान दीजिए कि ये जितने भी सेक्शन हमने देखा है, HSE पॉलिसी, HSE रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडक्शन ट्रेनिंग और से लेके इमरजेंसी रिस्पॉन्स तक, ये सारे में 100% सिक्योर करना है, तभी जाके उसको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। अब सेकेंड जो है वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ बिड पैकेज। बिड पैकेज तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिड पैकेज होता क्या है। तो बिड पैकेज एक कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जिसमें स्कोप ऑफ वर्क होता है, ड्राइंग होता है जो काम करवाना है, इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन होता है, साइट कंडीशन कैसा है वो होता है, कमर्शियल टर्म एंड कंडीशन यानी कि आप कब पैसे मिलेंगे, कितना काम करने के बाद पैसा मिलेगा, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसमें। जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट आपको उसमें रहेगा, और साथ में स्पेशल सेफ्टी रिक्वायरमेंट भी उसमें इंक्लूड होगा, और अप्लीकेबल साइट वर्क प्रोसीजर अगर कुछ है तो वो भी उसमें इंक्लूड होगा। और साथ में इन्हीं सब चीज़ों को मिला के एक बिड पैकेज बनता है, और ये बिड पैकेज जो है यही टर्म एंड कंडीशन होता है कॉन्ट्रैक्ट लेने का। तो अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन ऑफ बिड पैकेज का जो फ्लो चार्ट का, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्कोप ऑफ जॉब प्रिपरेशन, यानी किस तरह काम उससे करवाना है वो पहले हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है ये तो कंपनी के अनुसार वेरी करेगा, लेकिन उसके बाद जॉब सेफ्टी एनालिसिस करेंगे, लीगल रिक्वायरमेंट अप्रूव्ड करवाएंगे कहाँ से, HOD से, और उसके बाद जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट, स्पेशल सेफ्टी रिक्वायरमेंट अगर कुछ है तो टेक्निकल रेटिंग ऑफ द सेलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर, और रिव्यू बिडर मीटिंग, एक बिडर मीटिंग करेंगे, और साथ में फाइनलाइज द बिड पैकेज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को बुला के उनके साथ एक मीटिंग करेंगे कि भाई यहाँ पे ये काम है, कितने पैसे लगेंगे, तो सब लोग अपना अपना ओपिनियन देगा कि नहीं ये इतने पैसे में हो सकता है, ये चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें जो है हम बिड पैकेज में इंक्लूड करेंगे, और तब जाके क्या करेंगे, फाइनलाइज द बिड पैकेज। तो इसके लिए जो है ना बिड मीटिंग होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्टर की, तो उसमें वो क्लियर हो जाता है कि ये अगर हम ज़्यादा कम पैसे में भी कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर दें
तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर उसको नहीं लेगा। तो इसलिए इनकी एक मीटिंग होती है जिसमें वो सारा चीज़ें डिसाइड हो जाता है, तो एक अच्छा बिड पैकेज तैयार होगा जो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर उसको आसानी से एक्सेप्ट करेगा, और साथ में उसके बाद हम लोग रिलीज़ बिड पैकेज करते हैं। अब बात आती है प्रोसेस फॉर अवार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट को कैसे देना है। इसके लिए अगर हम लोग फ्लो चार्ट देखें तो सबसे पहले वर्क का जॉब सेफ्टी एनालिसिस एंड वर्क मेथड टू बी डिफाइंड करना है, कैसे काम को करना है, और उसके बाद क्लैरिफिकेशन मीटिंग विद द बिडर्स, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर जिसको काम देना है उसको पहले क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि भाई इस काम को करना कैसे है, वर्क मेथड क्या है, ये डिसाइड हो जाएगा। और इसके साथ में एमओएम भी तैयार करना है, और रिव्यू रिजल्ट ऑफ बिडर क्या कहता है उसका रिजल्ट को रिव्यू करना है, और साथ में कम्युनिकेट टू द कमर्शियल डिपार्टमेंट अबाउट द क्वालिफाइड बिडर। जो तैयार होता है उस तरीके से उसको हम लोग कमर्शियल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देंगे, और अंडरटेकिंग फ्रॉम द बिडर इंक्लूडिंग द सेफ्टी एस्पेक्ट और अप्रूव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर एडमिनिस्ट्रेटर्स। जो भी वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर एडमिनिस्ट्रेटर्स होगा वो साइन करवाएगा और कॉन्ट्रैक्ट देगा, यानी कि अवार्ड द कॉन्ट्रैक्ट बाय कमर्शियल डिपार्टमेंट। लेकिन सबसे पहले हमें उस समय डिसाइड कर लेना है कि वर्क मेथड क्या होना चाहिए, कैसे काम को करना है, और फिर ये समझाने क्लैरिफिकेशन होने के बाद तब जाके उनकी साइन लेनी है। फोर्थ स्टेप, सेफ्टी ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि आप जानते हैं जब भी वो साइट पे आएगा तो गेट पास के लिए अप्लाई करेगा काम करने के लिए, तो इंडक्शन ट्रेनिंग होनी चाहिए। इंडक्शन ट्रेनिंग भी आप देखोगे तो कई तरह के हो सकते हैं। एक तो जनरल इंडक्शन ट्रेनिंग हम करते हैं जिसमें पूरे ओवरऑल प्लांट के बारे में बताते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे आप काम करने आए हैं, और क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है, उसमें क्या खतरे हैं, फायर के लिए, इमरजेंसी, फर्स्ट एड, सारा चीज़ उसमें इंक्लूड रहता है। लेकिन ये जनरल रहता है। अगर प्लांट बड़ा है तो हम लोग जनरल इंडक्शन ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद जब वो साइट पे जाता है तो साइट स्पेसिफिक इंडक्शन ट्रेनिंग होती है कि जिस साइट पे वो काम कर रहा है वहाँ पे कहाँ क्योंकि हम जनरल में ये नहीं बता सकते हैं कि फर्स्ट एड कहाँ है, क्योंकि पूरे प्लांट में हम थोड़ी बता, हर जगह का थोड़ी बता सकते हैं यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स है, यहाँ इमरजेंसी ये है। हम एक जनरल आइडिया दे सकते हैं, बट साइट स्पेसिफिक जब इंडक्शन ट्रेनिंग होगा उसको मालूम चलेगा कि यहाँ पे असेंबलिंग पॉइंट है, यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स है, और यहाँ पे यूरिनल है, यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर है, यहाँ पे इस तरह से गिट रूट है, वो सारा चीज़ उसको आइडिया लग जाएगा। तो इसलिए साइट इंडक्शन ट्रेनिंग होनी चाहिए। और उसके बाद क्या है, जब वो जॉब को करेगा तो उसको जॉब रिलेटेड ज़रूरत पड़ेगी जानकारी की, तो जॉब रिलेटेड इंडक्शन ट्रेनिंग भी हो सकता है, या उसको हम बोल सकते हैं ट्रेनिंग, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी हम उसका कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रेनिंग है, जो इंडक्शन ट्रेनिंग है, ये भी कई तरीके का हो सकता है, और डिपेंड करता है कि साइट कितना बड़ा है, तो उसके अनुसार ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और उस इंडक्शन ट्रेनिंग में वो हर एक बातें जो है इंक्लूड करना है, लाइक जैसे मैंने बताया कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन में क्या क्या चीज़ें उसमें चेक करनी है, तो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होना चाहिए। अब फिफ्थ पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी परफॉर्मेंस थ्रू द सेफ्टी फील्ड ऑडिट। स्टेप 5 है मॉनिटरिंग कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी परफॉर्मेंस थ्रू सेफ्टी फील्ड ऑडिट। इसमें कॉन्ट्रैक्टर की हर महीने ऑडिट होगी और उसके लिए प्लानिंग होगी, एक प्लान बनेगा, फॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट तैयार होगी, और साथ में कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर के साथ मीटिंग होगी, और अगर कुछ करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन है तो उसको दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई इसको कंप्लाई करो। अब कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी फील्ड ऑडिट का फॉर्मेट कुछ ऐसे हो सकता है जैसा आप देख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सनल वायलेशन, लीडिंग इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करते हैं, और ये सारा चीज़ चेक कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ पीपल वर्किंग सेफली, नंबर ऑफ वायलेशन, एवरेज सिविलिटी वायलेशन, जो भी आपके ऑडिट के पॉइंट हैं वो आप देख सकते हैं। और क्या क्या चेक करना है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्टर फील्ड ऑडिट, तो हार्ड एट हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है, आई प्रोटेक्शन, ईयर प्रोटेक्शन, सेफ्टी शू, ये आप देख रहे हैं जितने भी पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट जो हैं वो कंप्लाई होने चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं परमिट इन हैंड है कि नहीं, फुल फेस मास्क पहना है कि नहीं, साथ में सेफ्टी इंस्पेक्शन टैग, विजिबिलिटी, लैडर यूज़, और स्वीप एरिया विद बूम, सेफ्टी वॉच प्रेजेंट, और ये सारी चीज़ें जो हैं चेक करनी। और सबसे लास्ट में जो है वो कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, यानी कि काम कंप्लीट होने के बाद उसका परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट तो करना पड़ेगा कि भाई इतनी बार हमने इतने महीने में ऑडिट की तो उस ऑडिट में वो कितना कंप्लायंस किया,
उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, तो उसके अनुसार हम लोग उसकी रेटिंग देंगे। यानी कि 1 मतलब पुअर, 2 मतलब नीड टू इम्प्रूव, 3 एडिक्वेट, 4 वेरी गुड और 5th जो है एक्सीलेंट। तो इस तरह से उसको रेटिंग होगी। तो क्या क्या चेक करेंगे हम लोग, कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन चेकलिस्ट है यहाँ पे, जिसमें आप देख रहे हैं कि नियर मिस रिपोर्टेड कितना किया, मंथली फ्रीक्वेंसीज ट्रेंड क्या है, माइनर इंसिडेंट कितने हुए, फर्स्ट एड केस या रिस्ट्रिक्टेड वर्क केस या मेडिकल ट्रीटमेंट केस कितने हुए, LTI कितने हुए, फर्टिलिटी या परमानेंट डिसेबिलिटी कितना हुआ, ये सारा चीज़ हम देखेंगे। और ये कुछ पॉइंट है, इसके अनुसार इसकी नंबरिंग होगी। डिड द कॉन्ट्रैक्टर डिप्लॉय एक्सपीरियंस सुपरवाइजर, PPE suitable, integrity available to his worker, were adequate instruction given to the field staff for execution of the work, good housekeeping था, was the contractor supervisor cooperative and flexible to adjust work to accommodate safety quality project। ये सारा आप देख रहे हो ना, ये चीज़ें हम उसमें डालेंगे और डालने के बाद नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5, है ना, ये सारा चीज़ देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसकी कम्युनिकेशन डेली वर्क परमिट ले रहा था कि नहीं, टूल बॉक्स टॉक कर रहा था कि नहीं, सेफ्टी मीटिंग हो रही थी कि नहीं, इसके अनुसार इसके ऊपर नंबर देंगे। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि सेफ्टी फील्ड ऑडिट के रिजल्ट भी देखेंगे कि कितना % कंप्लायंस किया, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे एज़ पर द पॉइंट इसको नंबर देंगे। और ओवरऑल एवरेज रेटिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर हम निकालेंगे, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखेंगे हम, और एनी स्पेसिफिक इश्यूज़ और कंसर्न है उसको भी हम लोग लिखेंगे। अब ये सारा चीज़ करने के बाद हम रिकमेंड करेंगे कि क्या ये कॉन्ट्रैक्टर फिर से कॉन्ट्रैक्ट लेने लायक है कि नहीं, यानी कि इसको अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर की लिस्ट में रखेंगे कि नहीं। ये कंपनी टू कंपनी में बताया ना, वेरी कर सकता है। तो अगर ये सारा चीज़ ओके है, देन नेक्स्ट टाइम इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फिर से दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम प्लान डू चेक एक्ट के ऊपर बेस्ड था। तो ये सारा चीज़ अगर हम इस तरीके से करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो कैसा लगा आपको, आपने एंजॉय किया हुआ? अगर आप इस पूरे सेशन को एंजॉय किया होगा तो लाइक शेयर कमेंट तो कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिससे उनका भी नॉलेज बढ़े। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।